हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 9 बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। इससे पहले हम अध्याय 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अध्याय 8 तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड राज्य व्यवस्था में जा कर के शेष अध्याय देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। तब तक चलिए पढ़ते हैं बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ। इसमें हम जानेंगे कि पिछले अध्याय में हमने आसपास के विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के बारे में जाना। इसमें हमने देखा कि बड़े दुकानदार ज़्यादा पूंजी लगा करके छोटे दुकानदार की अपेक्षा अधिक लाभ कमाते हैं। अब हम इस अध्याय में बाज़ारों की श्रृंखला के बारे में समझेंगे। किस तरह किसान के उत्पाद स्थानीय आड़तियाँ थोक विक्रेता से होकर के बड़े शहरों के खुदरा विक्रेता तक पहुंचता है। उत्पादन करने वाले से होते हुए सामान खरीदने वाले ग्राहकों तक आपस की कड़ी किस तरह जुड़ी होती है। हम देखेंगे कि सभी उत्पाद में किसी न किसी प्रकार की बाजार श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला में खरीदने और बेचने की कई कड़ियाँ होती हैं। ये कड़ियाँ कैसे बनती हैं? क्या इन कड़ियों से जुड़े लोगों को एक समान लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? इन बातों को मखाना उपजाने वाले किसानों तथा इसके बाजार की श्रृंखला के उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए जानते हैं मखाना। ये तालाब में उपजने वाला एक जलीय उत्पाद है। देश में मखाना के कुल उत्पाद का 85% हिस्सा बिहार में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज आदि जिलों में मखाना का उत्पादन होता है। मखाना का प्रयोग व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, हवन सामग्री, खाने तथा नाश्ते में किया जाता है। मखाना में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये पोषक तत्वों से भी भरपूर हैं। क्या हैं? पोषक तत्वों से भरपूर हैं। यहाँ से पिछले BPSC री एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा गया था कि मखाना से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। हावी जो होता है, हावी बोहार गांव दरभंगा जिला में स्थित है। इस गांव के आसपास कई छोटे बड़े तालाब हैं जिसमें मखाना की खेती की जाती है। इसकी खेती प्रायः मछुआरों के द्वारा की जाती है। अधिकांश तालाब जो है लगभग 60% सरकारी होते हैं, जो मछुआरों के द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को 3 से 7 साल के लिए निश्चित लगान पर लगभग 3,000 रुपये प्रति एकड़ प्राप्त होते हैं। शेष लगभग 40% तालाब निजी व्यक्तियों के होते हैं। जिन लोगों के पास अपना तालाब होता है वे भी मखाना की खेती प्रायः खुद नहीं करते, क्योंकि मखाना उत्पादन एवं उसका लावा बनाने में जिस दक्षता एवं कुशलता की आवश्यकता होती है वह एक खास समुदाय में पाई जाती है। अतः मखाना की खेती प्रायः इसी समुदाय के लोगों के द्वारा की जाती है। जीवत सहनी और बूधन माझी, सुलेमान, सलमा जैसे इस गांव में कई ऐसे किसान हैं जो अपने परंपरागत एवं अन्य कार्यों के साथ साथ मखाना की खेती भी करते हैं। मखाना की खेती काफ़ी कठिन तथा मेहनत की होती है, लेकिन इसकी खेती में पूरे साल नहीं लगना पड़ता है। साल के लगभग 4 महीने इसमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए से समय में मखाना की खेती के साथ साथ किसान अन्य कार्य भी कर सकता है। सलमा एक छोटी किसान है। इसके पास अपना तालाब नहीं है, इसलिए सलमा ने पिछले साल की तरह इस साल भी मखाना की खेती के लिए गांव के राजकिशोर के 15 कट्ठे के तालाब को 4,000 रुपये सालाना की दर से किराए पर लिया था। सहकारी समितियां छोटे मछुआरों को छोटे तालाब नहीं देती हैं। उन्हें बड़े तालाबों का हिस्सा ही लेना होता है, जिसके लिए अधिक पूंजी होनी चाहिए। सलमा इतनी सक्षम नहीं है कि वो सहकारी समितियों से बड़े तालाब लेकर मखाना की खेती कर सके। सहकारी समिति के बारे में आप अगली कक्षा में विस्तृत रूप से जानेंगे। 15 कट्ठे के तालाब में मखाना की खेती करने के लिए आवश्यक रुपयों के इंतजाम के लिए भी हैं उसे अपने रिश्तेदारों से कर्जे लेना पड़ता है। यदि अपना तालाब होता है तो वो बैंक से कर्ज लेने की आवश्यकता या कोशिश करती है। पिछले साल भीषण बाढ़ आने के कारण तालाब में से मखाना के बीज बह गए थे। तालाब में
अवकाश या आवश्यक मात्रा में बीज नहीं होने के कारण मखाना का उत्पादन काफ़ी कम हुआ था। इस बार बाढ़ नहीं आने के कारण मखाना के अच्छे उत्पादन की संभावना थी। सलमा ने मखाना उपजाने में काफ़ी मेहनत की। उसने समय पर खाद, कीटनाशक, पानी का उचित इंतजाम किया था। सलमा को सहकारी समिति से तालाब क्यों नहीं मिला और सलमा सहकारी समिति से तालाब लेती तो क्या फ़र्क पड़ता? सलमा को इस बार अच्छे फसल की उम्मीद क्यों थी और सलमा ने मखाने की फसल के लिए क्या क्या तैयारी की थी? और गुड़ी से मखाना बनाने तक गुड़ी क्या है? तो गुड़ी मखाने के कच्चे फल को गुड़ी कहा जाता है। मखाने के कच्चे फल गुड़ी कहलाते हैं और इन गुड़ियों से विशेष प्रक्रिया के द्वारा मखाना का लावा प्राप्त होता है। मखाना की फसल तैयार होने के बाद उसकी गुड़िया तालाब के नीचे बैठ जाती है। तालाब से इन गुड़ियों को निकालने के लिए एक साथ कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ये लोग तालाब से गुड़ियों को निकालने में कुशल होते हैं और ये तालाब में पानी के अंदर जाकर ज़मीन से गुड़ियों को इकट्ठा कर बाहर निकालते हैं। ये काफ़ी कठिन काम होता है। तालाब से गुड़ियों को 3 बार में निकाला जाता। प्रथम बार में मजदूर अधिक गुड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी और तीसरी बार में तालाब में गुड़ियों की संख्या कम हो जाने के कारण मजदूरों को गुड़ियों को निकालने में अपेक्षाकृत अधिक श्रम करना पड़ता है। सलमा को प्रथम बार में कुल 300 किलो गुड़ी प्राप्त हुए, जो दूसरी बार 200 किलो और तीसरी बार 100 किलो प्राप्त हुआ। इस प्रकार सलमा को तालाब से कुल 600 किलो गुड़िया प्राप्त हुई तथा इन्हें निकालने के बाद से 6,800 रुपये मजदूरी देनी पड़ी। गुड़िया निकालने में पारंगत एक मजदूर दिन भर में 200 से 300 रुपये कमा लेता, लेकिन यह काम साल में कुछ ही दिनों के लिए मिलता है। सलमा तालाब से प्राप्त 600 किलो गुड़ियों को लेकर के पास के आशापुर कस्बे में गई। यहाँ कई लोग गुड़ियों से लावा बनाने का काम करते हैं और इस काम को करने के लिए भी विशिष्ट कुशलता एवं मेहनत की आवश्यकता होती है। गुड़ियों को कढ़ाई में बालू डाल करके भूना जाता। काफ़ी गर्म होने पर कढ़ाई से निकाल कर पीढ़े पर रख करके लकड़ी के हथौड़े से जोर से पीटा जाता। इससे उन गुड़ियों से लावा निकल जाती है या निकल आता, जिसे हम मखाना के नाम से जानते हैं। 2.5 किलो गुड़ी से 1 किलो मखाना का लावा प्राप्त होता है। मतलब कि 2.5 किलो गुड़ी से 1 किलो मखाना का लावा प्राप्त होता है। लेकिन लावा बनाने वाले लोग 3 किलो गुड़ी के बदले 1 किलो लावा देते हैं, अर्थात 2.5 किलो गुड़ी का लावा बनाने की मंजूरी आधा किलो गुड़ी होती है। 4-5 लोग मिलकर के एक दिन में 150 से 200 किलो गुड़ी का लावा बना देते हैं। इससे प्रत्येक को गुड़ी के रूप में लगभग 200 रुपये की आमदनी हो जाती है। मखाना की खेती, गुड़ी का निकालना, गुड़ी से लावा फिर बनाना, ऐसे एक कड़ी के अनुसार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्थानीय आड़तियों को मखाना बेचा। सलमा को अपने गुड़ियों से कुल 200 किलोग्राम मखाना प्राप्त हुए। मखाना काफ़ी हल्का होता है। एक बड़े बोरे में लगभग 8 से 10 किलो ही आता है। सलमा का 200 किलो मखाना 20 बोरों में आया। अब वो इन 20 बोरे मखाना को क्रय मूल्य पर बेचने के लिए घर ला करके नहीं रख सकती थी, क्योंकि एक तो उसके पास जगह की कमी थी, दूसरे उसे रिश्तेदार का कर्ज भी लौटाना था। राजकिशोर को तालाब का किराया भी देना पड़ता था, इसलिए उसने मखाना का वहीं स्थानीय आड़तिया शंभू को बेच दिया। शंभू आशापुर का बड़ा आड़तिया उसने सलमा को 200 किलोग्राम मखाना के लिए 100 रुपये प्रति किलो की दर से 20,000 रुपये दिए। उसने बताया कि इस बार मखाना का उत्पादन अधिक होने के कारण मखाना का मूल्य नहीं बढ़ा, परंतु इतने कम रुपए पा करके सलमा उदास हो गई और उसे मखाना की खेती में खाद, बीज, कीटनाशक, गुड़ी निकलाई। तब तालाब का किराया मिला करके कुल 15,200 रुपये लागत आया। उसके बाद उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये बच रहे थे। यह तो उसके प्रति की मेहनत की मजदूरी भी नहीं थी। इस प्रकार उसे अच्छे लाभ का उम्मीद दी थी। उसने सुना था
कि मखाना का बाजार निरंतर बढ़ रहा है। मखाना आधारित उद्योग में मखाना के विभिन्न प्रकार के कीमती उत्पाद तैयार हो रहे हैं। इसका लाभ उसे भी अवश्य प्राप्त होगा। इससे वो अपने टूटे घर की मरम्मत भी करा लेगी और अगले साल बिना कर्ज लिए मखाना की खेती कर लेगी। आशापुर के ये आड़तिया ज़्यादातर किसानों का मखाना कमीशन पर बेचते हैं। इनके पास पटना, दरभंगा के थोक मंडी में मखाना बेचने वाले व्यवसायी आकर के मखाना खरीदते हैं। इनसे प्राप्त रुपये में से 6 से 8% कमीशन काट करके शेष पैसा किसानों को दे देते। कई बार किसानों से ये मखाना खरीद भी लेते हैं तथा अच्छे लाभ पर आगे बेचते हैं। दिन भर में 15 से 20 बोरों मखाना बेचने वाले आड़तियों की औसत मासिक आमदनी 20,000 से 25,000 रुपये होती है, जबकि इससे इनकी अधिक पूंजी नहीं लगी होती है। पटना के बाजार। आइए जानते हैं कि पटना के बाज़ारों में क्या हो रहा है। कुछ व्यापारी आशापुर के आड़तियों से मखाना खरीद करके पटना, दरभंगा, अन्य शहरों के थोक मंडी में बेचते हैं। मनोज ऐसे ही एक व्यवसायी है जो दरभंगा से मखाना खरीद करके पटना की थोक मंडी में बेचता है। दरभंगा में इन्हें 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मखाना प्राप्त हो जाता। पटना लाने के क्रम में परिवहन एवं पैकेजिंग में 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम खर्च आता है। पटना की थोक मंडी में वो 10 रुपये प्रति किलो के लाभ पर मखाना बेच देते हैं और पटना के थोक विक्रेता भी प्रायः 10 रुपये प्रति किलोग्राम या प्रति किलो का लाभ लेकर के खुदरा दुकानदारों को बेच देता है और थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करता है। इस कारण वो अधिक कमा लेता है। खुदरा दुकानदार को लगभग 140 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होता है। उसे दुकान तक मखाना लाने में लगभग 4 रुपये प्रति किलो का खर्च आता है। खुदरा व्यवसायी ग्राहकों को 30 से 40 रुपये प्रति किलो के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार शहरी उपभोक्ता को 170 से 180 रुपये प्रति किलो मखाना प्राप्त होता है। उक्त कड़ियों में हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक मेहनत के बावजूद किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। ग्राहकों तक पहुंचने में मखाने को किन किन कड़ियों से गुजरना पड़ता है, निम्न चित्र देख करके समझें। सलमा ने तालाब से गुड़ी निकाला, आशापुर में लावा बनवाया। सलमा ने स्थानीय आड़तियों को मखाना बेचा, फिर मखाना आड़तियों से दरभंगा, पटना के थोक विक्रेता को बेचा गया, पटना के खुदरा विक्रेता को बेचा, फिर दिल्ली कानपुर के थोक विक्रेता को बेचा, फिर दिल्ली कानपुर के खुदरा विक्रेता को, फिर उपभोक्ता को प्राप्त हुआ। खाड़ी देश को निर्यात किए, खाड़ी देश के खुदरा विक्रेता को प्राप्त हो गया। देश विदेश के बाजार। कुछ थोक व्यवसायी दिल्ली जैसे कि दिल्ली शहरों के थोक व्यवसायियों को सीधा मखाना बेचते हैं। दरभंगा, पटना से दिल्ली मखाना भेजने के प्रति बोरा 100 से 10 रुपये का खर्च आता है और इस प्रकार वहां के थोक व्यापारी को 160 से 165 रुपये प्रति किलो की दर से मखाना प्राप्त होता है। दिल्ली जैसे शहरों के खुदरा दुकानों में 200 से 250 रुपये प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को प्राप्त होता। कई बड़े एवं आधुनिक दुकानों में मखाना अलग अलग वजन के पैकेटों में 400 से 500 रुपये प्रति किलो की दर से बिकता है। यहाँ बिकने वाले मखाने काफ़ी अच्छे किस्म के होते हैं। दिल्ली के कुछ व्यापारी इन मखानों को खाड़ी देशों में निर्यात करते हैं। ईद के अवसर पर मखाना तथा इससे बने सेवई, खीर खाड़ी देश में निरंतर लोकप्रिय होते जा रहे हैं। मखाना को नाश्ते में भी उपयोग किया जाता है। बाजार और समानतः। बाजारों में ये श्रृंखला मखाना उत्पादक को बड़ी आधुनिक दुकानों के खरीदारों से जोड़ देती। इसकी प्रत्येक कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। बड़े आधुनिक दुकानों, सुपरमार्केट तथा मॉल के दुकानदार बेचने के आकर्षक तरीकों के बल पर अधिक लाभ कमाते हैं। उनकी तुलना में थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेताओं का लाभ कम होता है।
इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे किसी नए अध्याय में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।